हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में साइंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में और हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम एज आ एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी में जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि आपको स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि साइंस के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, आपको स्पेशली यहाँ पर साइंस के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, भूरी क्रांति से किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? अब भूरी क्रांति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम लोग बात करते हैं हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके बारे में हम लोग बात करते हैं और वाइट रिवॉल्यूशन में क्या होता है, किसका उत्पादन हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछी जाती है आपके कि भारत में जो ग्रीन क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उसके जनक कौन है? तो स्टूडेंट्स, ये जो जनक की बात की जा रही है इसकी भी हम बात करते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, भूरी जो क्रांति है ये उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनका उत्पाद क्या कहलाता है? भूरी क्रांति कहलाता है। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपका क्रांति का मतलब बताऊँ तो सीधा सा इसका एक फंडा है, रिवॉल्यूशन का सीधा से एक फंडा है कि किसी भी चीज़ का अचानक वृद्धि होना, अचानक उसकी संख्या में वृद्धि हो जाना ही क्रांति कहलाती है। और ये नहीं कि थोड़ा बहुत संख्या में, अत्यधिक संख्या में वृद्धि होना क्रांति कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, वो हैं स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी को भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? यानी कि जो भी फीमेल्स एनिमल्स होते हैं उनमें जब मान लीजिए कि चाइल्ड का बर्थ होता है तो कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी चाइल्ड बर्थ के समय पशुओं में यानी मादा पशुओं में जो हार्मोन स्रावित होता है, सबसे अधिक सक्रिय होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये चाइल्ड के बर्थ को मान लीजिए कि प्रसव को, जो प्रसव शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, इस प्रसव को प्रेरित करता है। जैसे रिलीज़ होता है, प्रसव को प्रेरित करने लगता है। इसीलिए ये ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक सक्रिय होता है और ये प्रसव को प्रेरित करता है जिससे कि चाइल्ड का बर्थ हो सके। अब नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा राज्य माना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आंध्र प्रदेश है, जो
आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश जो है ये एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे फिर वो बॉटनी से हो फिर या जूलॉजी से हो या इन्वायरमेंटल क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं ये आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। यानी कि जो इंडिया में जो पशुओं में मान लीजिए जो एनिमल्स होते हैं, ये चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट्स भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपका बरेली में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट्स, बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन रिवॉल्यूशन से है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति जो है ये मीट के उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ, यानी कि मांस के उत्पादन से, यानी जो मीट होता है इसके उत्पादन से संबंधित है हमारी लाल क्रांति। इसे रेड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि ग्रीन, यानी जिसे हम लोग हरी क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, यानी ग्रीन क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और ज़रूर से ज़रूर आप लोग दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी स्टूडेंट्स रानी खेत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रानी खेत के नाम से ये जानी जाती है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है स्टूडेंट्स मुर्गियों में, क्योंकि इसके होने से बहुत सारी मुर्गियों की डेथ होती है, वो भी अचानक, इसलिए ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अब नेक्स्ट, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स जो मिल्क होता है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो मिल्क होता है इसका घनत्व नापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। देखिए यहाँ पर लैक्टो यानी कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर्स पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसे नाम यहाँ पे दिया जाता है लैक्टोमीटर। मीटर यानी यूनिट आपकी नापने की हो गई, लंबाई उसकी जो भी हो, और लैक्टोमीटर इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें मिल्क में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताना है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पशुधन यानी कि जो पशु हैं उनसे आया हुआ धन किस राज्य में है सबसे अधिक। तो वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पशुधन सर्वाधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। यह आपको यहाँ से काट देना है, ये आपको लिखना है कि किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो आपको बताना है रेंडियर। रेंडियर जो होता है
इसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय स्टूडेंट्स, ये एक नाम है, कॉमन नेम से आप लोग देखते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स होता है, पशु होते हैं जिन्हें हम कॉमन नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं हमारे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो यूपी से रिलेटेड होंगे। कई सारे क्वेश्चन आपके स्टेट से होंगे, स्टेट से देखे जाएंगे, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आने वाले एग्ज़ामों में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको मैं फिर से याद दिला दूँ तो ये 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ होगी। ये जो सीरीज़ चल रही है ये 100 क्वेश्चन की होगी। इसके बाद भी मैं आपके क्वेश्चन, हमारी पूरी क्लासें चलती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग करेंगे। और हमें साइंस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सीरीज़ आपकी चलती है इस प्रकार से। बाकी जो आने वाली क्वेश्चन है वो ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय जो है स्टूडेंट्स वो होती है गॉट, यानी कि बकरी। बकरी का कॉमन नेम, इस नेम से जाना जाता है इसे, गरीबों की गाय। ठीक है, ये आप लोग सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या है कि ऐसी गाय जो होती हैं जो दुधारू, मतलब है कि अधिक मात्रा में मिल्क, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उनके बॉडी में वो अधिक होता हो। तो आप ऐसे कैसे पहचानेंगे कि मान लीजिए उसमें मिल्क अधिक है, बाहर से देख के बिना मिल्क निकाले कैसे पहचानेंगे? तो उसके बारे में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि जो भी ऐसी एनिमल्स काऊ होती हैं उनके शरीर में देखते हैं कि मोटी मोटी नलिकाएं जो होती हैं, जो उनकी मैमल्स ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से जो मोटी मोटी नलिकाएं निकली हुई होती हैं, और वो नलिकाएं जो होती हैं मिल्क नलिका होती हैं, और वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। एक स्थान से थोड़ा सा आगे जाके फिर टेढ़ी, फिर मेढ़ी, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, या फिर यहीं पे कहीं इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा दिया जाता है, पता चलता है इससे कि ये जो एनिमल्स है ये दुधारू है, यानी इसमें क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पर दिया भी गया है आंसर कि आयन पूर्ण विकसित होता है। जो उनका आयन होता है, यानी कि मैमल्स ग्लैंड्स जो होती हैं, ये क्या होता है, आयंस, यानी मैमल्स ग्लैंड्स जो होती है वो पूर्ण विकसित होती है। दूसरी चीज़ क्या है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि शरीर से ऊपर ही दिखाई देती, बाहर, यानी मान लीजिए कि उनकी जो एपिडर्मिस होती है हम लोग देखते हैं बाहर से, उसके ऊपर से उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। मैंने ये भी आपको भी बताया कि उसकी जो दूध नलिकाएँ होती हैं, मिल्क डक्ट होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊन के लिए विख्यात पशु पाशमीना क्या है? ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बकरी, यानी जो गोट है ये ऊन के लिए विख्यात पशु पाशमीना है। अब नेक्स्ट, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो मैमल्स होते हैं, यानी जिन्हें हम स्तनधारी कहते हैं, उनमें कौन सा ऐसा जीव है जिसके मिल्क में वाटर की मात्रा जो है
मिनिमम पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। तो वो है स्टूडेंट्स फीमेल एलिफेंट। फीमेल हाथी यानी कि मादा हाथी फीमेल एलिफेंट के मिल्क में वाटर की जो मात्रा है वो बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुष्प, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड का क्या है ये लार्जेस्ट फ्लावर, आपको बताना है क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो इसका नाम है स्टूडेंट्स रेफ्लेशिया। जी हाँ, रेफ्लेशिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। रेफ्लेशिया ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पुष्प के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेफ्लेशिया में, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि रेफ्लेशिया में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी कि जो रेफ्लेशिया का पुष्प होता है इसमें पॉलिनेशन, परागण किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, परागण किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी स्टूडेंट्स देंगे। रेफ्लेशिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसके जनक के नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वो किससे संबंधित है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल, इतना आपको जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ये आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, जीवन चक्र यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, फिर वो चाहे ह्यूमन की हो या किसी भी प्लांट्स की हो या किसी भी एनिमल्स की हो। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, पहले यहाँ जीवन चक्र के बारे में समझते हैं फिर इसका आंसर दें। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कोई ऑर्गेनिज्म है, मानते हैं ये एक छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है ये। अब मान लीजिए इसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये छोटा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लीजिए कि अभी ये अनमेच्योर है, धीरे धीरे ये हो जाएगा एडल्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा ये एडल्ट होगा। एडल्ट होने के बाद क्या होगा, एडल्ट होने के बाद देखेंगे आप कि ये ओल्ड होगा, ओल्ड होगा और एक इसकी ऐसी अवस्था आएगी कि इसकी डेथ हो जाएगी, एक इसकी ऐसी अवस्था आएगी कि क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ चीज़ छूट रही है, ये इसकी लाइफ साइकिल तो है लेकिन इसकी लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ आपको मैं बताऊँ छूट रही। वो क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनाया है, एग्जाम्पल में चाहे आप ह्यूमन ले लें या किसी प्लांट को लेंगे या किसी एनिमल्स को ले लें, तो बात यहाँ पर ये छूट रही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एडल्ट होने के बाद अपने ही जैसे संतानें भी उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर अपने ही जैसे क्या करेंगे, संतानें उत्पन्न करेंगे, यानी जनन करेंगे। जनन करेंगे, क्यों जनन करते हैं, क्योंकि अगर ये जनन नहीं करते हैं तो इनकी स्पीशीज, जो इनकी जाति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर ये नहीं पाए जाएंगे फिर। इसलिए इन्हें अपनी जाति को, अपने वंश को, कुल को आगे बढ़ाने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है। तो अब इसमें जनन करने के लिए
क्या महत्वपूर्ण होता है, जनन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जनन अंग की आवश्यकता होती है, जनन अंग की आवश्यकता होती है, जनन अंग की आवश्यकता होती है। जो कि एनिमल्स होते हैं इनमें जनन अंग होते क्या हैं, पुष्प। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पुष्प। तो यदि पुष्प नहीं होंगे तो क्या इनमें रिप्रोडक्शन होगा। इनकी लाइफ साइकिल जो है, जो एंजियोस्पर्म की यदि हम लोग बात करते हैं, आवृतबीजी पौधों की बात करते हैं, तो ऐसे पौधों में यदि पुष्प है तब ही उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन, जनन की क्रिया संभव है, तभी उनकी लाइफ साइकिल पूरी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि उनके जीवन चक्र की दृष्टि से, यदि हम उनके जीवन चक्र की दृष्टि के महत्वपूर्ण के अंग के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, पुष्प ही होता है, ये फ्लावर ही होता है। तो इतने क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के लिए आपके हैं। आप इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार रिपीट कीजिए और इनकी नोट्स बनाइए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।